नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जी हाँ, हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को लेकर के हम 5 क्लासें बना चुके हैं। आज जो हमारा ये वीडियो है, ये 6वां वीडियो है और आज हम सल्तनत कालीन या सल्तनत काल से शुरुआत करेंगे, जो 1206 से लेकर के 1526 तक रहेगा। जी हाँ, 1206 से लेकर 1526। सल्तनत काल में हम 5 वंशों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। हम सल्तनत काल की जो शुरुआत होगी वो गुलाम वंश से होगी और 1206 से होगी। किंतु गुलाम वंश को शुरू करने से पहले जो मैं आज की आपकी क्लास लेकर के आया हूं, इसमें हम पांचों वंशों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो आपके पास एक व्यवस्थित रूप से पहुंचेगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, कब से कब तक गुलाम वंश चला, महत्वपूर्ण शासक कौन था, खिलजी वंश का प्रथम कौन था, अंतिम कौन था, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था कम समय तक। तो एक इंट्रोडक्शन क्लास उपाधि किस शासक ने ली थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि पहली बार सुल्तान की उपाधि लेने वाला शासक कौन था। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम एक आक्रमणकारी के पढ़ करके आए थे जिसका नाम था गौरी, मोहम्मद गौरी। 1175 में आक्रमण किया और 1206 तक रहता है। ये कब तक रहता है? 1206 तक। 1175 से लेकर के मोहम्मद गौरी का 1206 तक भारत पर आक्रमण करता है और धीरे धीरे वो भारत के में अपने इस्लामिक या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण हुआ वह मुल्तान पर हुआ, उसको विजय किया, सिंध को विजय किया, गुजरात से वो पराजित हुआ। मुल्तान और सिंध को विजय करने के बाद उसने पेशावर को विजय कर लिया, फिर लाहौर को विजय कर लिया, पंजाब को विजय कर लिया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हार जाने के बाद गौरी पुनः 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराता है, जिसके बाद गौरी का दिल्ली और अजमेर पर अधिकार हो जाता है। 1194 में चंदावर के युद्ध में विजय होने के बाद गौरी का कन्नौज पर अधिकार हो गया, जयचंद पराजित हो गया। गौरी के लिए 1202, 3 और 4 में बिहार और बंगाल की विजय गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने की और गौरी ने बिहार को विजय कर लिया और बंगाल को विजय कर लिया। तो 1206 तक गौरी का जो साम्राज्य था वो इस प्रकार से था। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, जो मैं डार्क एरिया कर रहा हूं, इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार किसका हो चुका था? गौरी का हो चुका था, जिसमें मुल्तान, सिंध, पेशावर, लाहौर, पंजाब, अजमेर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इस क्षेत्र पर इस्लामिक डायनेस्टी यानी मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी। और मुस्लिम सत्ता स्थापित करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था गौरी। ठीक है, पूरा नाम मोहम्मद गौरी। 1206 में जब गौरी वापस जा रहा था तो सिंधु नदी के तट पर खोखरों ने उसकी हत्या कर दी और गौरी की मृत्यु। गौरी की मृत्यु के बाद में उसके साम्राज्य को उसके सेनापतियों ने बांट लिया। ठीक है, उसके साम्राज्य को उसके सेनापतियों ने बांट लिया। भारत का साम्राज्य जिसके हिस्से में आया वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमें तो भारत के साम्राज्य को लेकर के अध्ययन करना है। तो भारत में गौरी का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आया और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक सत्ता चलाता है। ठीक है, तो अब इसी साम्राज्य की बात होगी। यही साम्राज्य सल्तनत कालीन सुल्तान कोई दक्षिण में आक्रमण करके उसे जीतेगा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कोई उत्तर में विस्तार करेगा, कोई पूर्व में विस्तार करेगा, कोई पश्चिम विस्तार करेगा। जो बीच में कुछ स्वतंत्र राज्य बच गए हैं उन्हें विजिट किया जाएगा। बस अब यही कहानी चलने वाली है उत्तर भारत, दक्षिण भारत और सल्तनत काल के प्रमुख सुल्तानों को लेकर के। तो यहां तक की बात क्लियर है, हम यहां तक का अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, अब हम देखते हैं सल्तनत काल के वंश। सल्तनत काल का समय है 1206 से लेकर के 1526 तक और सल्तनत काल में कुल 5 वंश होते हैं। कितने वंश होते हैं? 5। पहला जो वंश होता है सल्तनत काल का, उस वंश का नाम है गुलाम वंश।
गुलाम वंश का जो समय होगा वो 1206 से लेकर के 1290 तक होगा। गुलाम वंश का समय 1206 से लेकर के 1290 तक होगा और इस गुलाम वंश में 11 सुल्तान बनेंगे। गुलाम वंश में कितने सुल्तान बनेंगे? 11 सुल्तान बनेंगे। सबसे पहला जो शासक बनता है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक सत्ता में रहेगा और इसका जो कैपिटल रहेगा वो लाहौर रहेगा। ठीक है, तो सल्तनत कालीन शासकों की या सुल्तानों की जो पहली राजधानी थी वह लाहौर थी। डिटेल से बात करेंगे आगे, अभी सिर्फ शासकों की बात। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुछ समय के लिए इसका पुत्र आराम शाह शासक बनेगा जो 1210 से लेकर के 1210, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए। आराम शाह के बाद में शासक बनेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का समय 1210 से लेकर के 1236 तक रहेगा और इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। सीधा सा प्रश्न होगा, सल्तनत कालीन सुल्तानों में पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है, 1210 से लेकर के 1236। ठीक, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में सुल्तान बनना तो था रजिया को, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलामों का जो दल था जिसका गठन किया गया था, उन्होंने रजिया को सुल्तान बनाने की बजाय इल्तुतमिश के पुत्र, किसी और पुत्र को सुल्तान बना दिया जिसका नाम था रकनुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 8 माह के लिए ही सत्ता में रहता है। रजिया इसको पद से हटाकर इसकी हत्या करके सुल्तान बनेगी, तो 5वीं सुल्तान है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर के 1240 तक का जो समय रहेगा वो रजिया सुल्तान का रहेगा। रजिया सुल्तान के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह दिल्ली की पहली महिला शासक है, या उत्तर भारत में सत्ता संभालने वाली पहली महिला शासक कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की भी हत्या कर जाती है, महिला है, 40 गुलामों का जो दल है वो इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहा, महिला के नेतृत्व में कार्य नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में कूटनीति चालाकियों से रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी जाती है और रजिया सुल्तान के बाद इसका भाई बहराम शाह शासक बनता है और इसका समय 1240 से लेकर के 1242 तक रहता है। बहराम शाह कठपुतली शासक बन जाता है 40 गुलामों के दल का। ठीक है, जैसे ही वो स्वयं निर्णय लेना प्रारंभ करता है, 40 गुलामों की दल इसके निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाते और वह इसकी भी हत्या करवा देते हैं। 7 नंबर पे जो शासक बनेगा, जो 7वां शासक बनेगा बहराम, वह शासक बनेगा मसूद शाह और इसका समय रहेगा 1242 से लेकर के 1246। जब तक 40 गुलामों की दल के नेतृत्व में कार्य करोगे तब तक सुल्तान बने रहोगे। जैसे ही इनके नेतृत्व से, इनके हाथ से बाहर जाओगे, ये आपको पद से हटा देंगे। ठीक है, ये सत्ता पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते थे। हम चर्चा करेंगे आगे विस्तार से 40 गुलामों का दल है क्या। मसूद शाह के बाद में जो शासक बनेंगे उनका नाम है नासिरुद्दीन शाह और नासिरुद्दीन शाह का समय है 1246 से लेकर के 1266 तक। 20 साल का समय ले लिया इन्होंने। रीजन क्या रहा? इन्हें समझ में आ चुका था रकनुद्दीन से लेकर के मसूद शाह की हत्या क्यों हुई, क्यों इनको सत्ता गंवानी पड़ी, क्योंकि ये पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते थे और 40 गुलामों ने नियंत्रण इनको लेने नहीं दिया, जिसी में रजिया की मृत्यु हुई, बहराम शाह की मृत्यु हुई, मसूद शाह। तो ऐसे में नासिरुद्दीन समझ गया और उसने समर्पित कर दिया अपने आप को 40 गुलामों की प्रमुख नेता बलबन को। इसलिए नासिरुद्दीन का समय 20 साल तक था। नासिरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए नासिरुद्दीन के बाद में जो 40 गुलामों का प्रमुख था बलबन शासक बनता है। जी हाँ, बलबन शासक बनता है और बलबन का समय होता है 1266 से लेकर के 1287 तक। 1266 के लेकर के 1287 तक बलबन, यहां तक कि नासिरुद्दीन के समय भी सत्ता बलबन ही चला रहा था नायब के पद पर रहकर, और अब सत्ता बलबन को पूर्ण रूप से मिल जाती है। 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासक बनता है वह बलबन का पुत्र बनता है जिसका नाम है केकू का बात।
यह 1287 से लेकर के 1290 तक शासक रहता है। किंतु केकुकाबाद बलबन के द्वारा जो साम्राज्य था उसको संभालने में असमर्थ रहता है, थोड़ा सा कम अल्पवयस्क था, नासमझ था। इसके पिता ने इसको समझाया भी, जिसकी चर्चा हम कल की क्लास में करके आए थे कि कौन सी पुस्तक में केकुकाबाद और बुगरा खां के मध्य हुए वार्तालाप का जिक्र है, जो कि अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। पहला क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि केकुकाबाद और बुगरा खां की वार्तालाप किस पुस्तक में है। केकुकाबाद को थोड़े समय बाद ही लकवा आ जाता है। इसके बाद इसका अल्पवयस्क पुत्र, बहुत ही छोटा पुत्र, जिसका नाम है कैमूर्स शासक बनता है, और कैमूर्स का समय होता है 1290। ठीक है, सिर्फ कुछ समय के लिए ही शासक रह पाता है। कैमूर्स का जो संरक्षक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि सब सत्ता ही मैं संभाल रहा हूं, तो मुझे इनकी क्या आवश्यकता है, जलालुद्दीन खिलजी केकुकाबाद और कैमूर्स दोनों की हत्या कर देता है, और गुलाम वंश इसी तरह समाप्त हो जाता है और नवीन वंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। नवीन वंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। जी हाँ, खिलजी वंश। तो आप देखें गुलाम वंश इस तरह से ये बलबनी वंश है, ये संशबनी वंश है, और ये गुलाम वंश, इसके अलग अलग पार्ट में भी है, लेकिन अपन संयुक्त रूप से इसे गुलाम वंश बोलते हैं। गुलाम वंश कहने का कारण ये है कि गौरी की कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सत्ता उसके गुलाम को मिली। उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, तो इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया है। ठीक है, अगर हम इसको तीन भाग में डिवाइड करेंगे तो इसको कुतुबी वंश कहा गया है, जिसमें कुतुबुद्दीन और आराम शाह, इन दोनों शासकों के वंश को कुतुबी वंश कहा गया है। ठीक है, इल्तुतमिश, रकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन, इन्हें संसबानी वंश कहा गया है और इसे बलबनी वंश कहा गया है। लेकिन संयुक्त रूप से इस पूरे वंश का नाम ही क्या है, गुलाम वंश है। ठीक है, तो आप देखें कि गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, अंतिम शासक कैमूर्स या केकुकाबाद है, जिनकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश, और आपको पता है अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक राजधानी दिल्ली ही रहती है। पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय होता है 1290 से लेकर के 1320 तक। खिलजी वंश का समय 1290 से लेकर के 1320 तक। इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर के 1296 तक सत्ता चलाता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की सबसे खास बात यह है कि सबसे वृद्ध आयु में सुल्तान बना। ठीक है, सबसे वृद्ध आयु में ये सुल्तान बनता है, मतलब बड़ी आयु में सुल्तान बनने वाला जो सुल्तान है वो जलालुद्दीन खिलजी है। ये एक वृद्ध मुसलमान था। इसका एक कथन था कि मैं मुसलमानों का खून बहाना अपने हित में नहीं समझता। इसके समय विद्रोह हुए, सभी विद्रोहियों को इसने माफ कर दिया। तो 90 से 96 तक इसका शासन। इसके बाद इसके भतीजे या इसके दामाद, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, को सत्ता प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता अपने पास लेता है, और अलाउद्दीन खिलजी का समय 1296 से लेकर के 1316 तक 20 वर्षों का शासन रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अब तक मतलब गुलाम वंश और खिलजी वंश दोनों को मिलाकर के अब तक सल्तनत कालीन साम्राज्य का सर्वाधिक क्या होता है, विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के 6 और दक्षिण भारत के 4 राज्यों को विजय किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो जाती है। इसके एक दास ने षड्यंत्र रचा सत्ता प्राप्त करने के लिए, जिसका नाम था मलिक काफूर। और किंतु मलिक काफूर उस षड्यंत्र में क्या होता है, असफल होता है, और कुछ समय के लिए सत्ता जियाउद्दीन उमर को प्राप्त होती है 1316। सिर्फ और सिर्फ 35 दिन की ही सत्ता इसे क्या होती है, प्राप्त।
तो 35 डेज के लिए जियाउद्दीन उमर गद्दी पर बैठता है मलिक काफूर के नियंत्रण में 1316 में, लेकिन इसको हटाकर के अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र सत्ता प्राप्त कर लेता है। इसको हटाकर के अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र सत्ता प्राप्त कर लेता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसका समय 1316 से लेकर के 1320 तक है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी काफी षड्यंत्र रच करके या काफी कूटनीतिक तरीके से सत्ता प्राप्त करता है 1316 से लेकर के 1320 तक, जहां अलाउद्दीन खिलजी के सभी पुत्रों को मलिक काफूर ने मरवा दिया था षड्यंत्र के तहत, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अलग षड्यंत्र रचता है और मलिक काफूर को मरवा देता है, और 1316 से लेकर के 1320 तक सत्ता इससे प्राप्त होती है। फिर इस वंश में ही, खिलजी वंश में ही एक शासक और बनता है लगभग 3 से 3.5 माह के लिए, जिसका नाम था खुसरो। वैसे तो ये हिंदू था लेकिन परिवर्तित मुस्लिम धर्म का था, और इसका इस 1320 सिर्फ और सिर्फ 3-3.5 माह के लिए इसकी क्या रहती है, सत्ता। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के खुसरो की हत्या कर देता है और नवीन वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है तुगलक वंश। तो इस तरह से 2 वंश हम देख लें, 5 वंश हमको देखने थे, जिसमें 2 वंश हमने देखे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। पहला गुलाम वंश जिसमें 11 शासक हुए, दूसरा खिलजी वंश जिसमें 5 शासक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, अंतिम शासक खुसरो है, और खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, क्योंकि खुसरो परिवर्तित मुस्लिम था, यानी हिंदू से मुसलमान धर्म में क्या हुआ था, कन्वर्ट हुआ था। 3.5 महीने की सत्ता इसके पास रहती है। अब हम देखते हैं तीसरा वंश, जिसका नाम है तुगलक वंश। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वंश है जिसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो समय रहेगा वो 1320 से लेकर के 1414 तक रहेगा। अगर वास्तव में देखा जाए तो 1398 में ही तुगलक सत्ता बिल्कुल ही वीक और कमजोर हो गई थी तैमूर लंग के आक्रमण तक, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद। लेकिन फिर भी कुछ समय का शासन इनका महत्वपूर्ण और कुछ समय का शासन इनका कम महत्वपूर्ण रहा। तुगलक वंश में 9 शासक हुए या 9 सुल्तान। तुगलक वंश में 9 सुल्तान हुए, जिनमें से 3 सुल्तानों का जो शासन था वो ज्यादा प्रभावशाली था दिल्ली सल्तनत में, जिसमें पहला जो शासक आपके पास आएगा उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का समय है 1320 से लेकर के 1325 तक। 5 वर्ष ही शासन किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। जब वो बंगाल अभियान से लौट रहा था दिल्ली में, तो रास्ते में ही अफगानपुर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु को लेकर के मतभेद है, विवाद है इतिहासकारों में, मृत्यु कैसे हुई, इसके पुत्र ने करवाई या फिर ये ईर्ष्या रखता था सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से, और निजामुद्दीन औलिया को इन्होंने दिल्ली से जाने के लिए कहा। निजामुद्दीन औलिया ने कथन एक बात कही कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि हुजूर पहले आप दिल्ली आए तो सही, फिर देखेंगे कौन जाता है। तो सुल्तान दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया और दिल्ली से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर के 1351 तक इसका शासन रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत कालीन शासकों में, सल्तनत कालीन सुल्तानों में सबसे लंबे समय तक, सल्तनत कालीन सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य जिस सुल्तान का था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। इंपॉर्टेंट है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में सबसे बड़ा साम्राज्य जिस सुल्तान का था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था, 1325 से लेकर के 1351। ठीक है, यह अब तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए, उन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, एजुकेटेड जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर भी ये जनता में अलोकप्रिय रहा, जनता इससे रुष्ट व नाराज रही, क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी 5, वो पांचों ही योजनाएं असफल होती गई। इसलिए जनता इससे रुष्ट हुई, और जब इसकी मृत्यु हुई तो जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता
से मुक्ति मिल गई, यानी दोनों को एक दूसरे से ही क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इसका एक भतीजा शासक बनता है, सुल्तान बनता है, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का समय 1351 से लेकर के 1388 तक था। ये जो तीन सुल्तान है वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्व है। फिरोज शाह तुगलक के बाद में तुगलक सत्ता कमजोर पड़ने लग जाती है, और जो परिवर्तित तुगलक सुल्तान है वो इतने पावरफुल नहीं रह पाते हैं, और इसीलिए एक सुल्तान जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, जो 1394 से लेकर के 1414 तक था, 1394 से लेकर के 1414 तक था, और ये दिल्ली में था। कहां था? दिल्ली। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि 1398 में इसके समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसका नाम तैमूर लंग है। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ, और इस आक्रमण में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ देते हैं, और तैमूर लंग दिल्ली को अच्छे से मतलब खूब खुशी खुशी लूटता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध करने वाला, ये इसका सामने करने वाला कोई नहीं होता। और इस तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ही तुगलक सत्ता, बची कुची तुगलक सत्ता भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जो अंतिम रूप से 1414 तक चलती है, और इसके बाद 1414 में सत्ता प्राप्त हो जाती है सैयद वंश को। जी हाँ, सैयद वंश को। तो इसमें टोटल 9 सुल्तान थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद में 4 सुल्तान बैठते हैं बीच में, कोई महत्व नहीं रहता उनका, एक एक 2-2 साल का शासन रहता है। सिकंदर शाह के समय जो तुगलक सत्ता है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन नुसरत शाह। तो नासिरुद्दीन नुसरत शाह 1394 से लेकर के 98, और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से लेकर के 1414, ये दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, और ये है फिरोजाबाद के सुल्तान बनते हैं, मतलब 2 भागों में बढ़ जाती है। लेकिन अपन अंतिम रूप से तो तुगलक वंश का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। किसके समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ दिल्ली में? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे बड़ा साम्राज्य किसने बनाया सल्तनत कालीन शासकों में? तो मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य उत्तर और दक्षिण दोनों में था। ठीक है, अब हम दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में 3 वंशों को देख चुके। अब हमारा जो चौथा वंश है उसका नाम है सैयद वंश। जी हाँ, चौथा वंश जिसका नाम है सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश का समय है 1414 से लेकर के 1451 तक का। ठीक है, 1414 से लेकर के 1451 तक का। और इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था खिज्र खां। ठीक है, छोटी से बता दूं, खिज्र खां जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करके गया था तो भारत में विजित प्रदेशों का प्रतिनिधि वो खिज्र खां को छोड़कर गया था। जब तुगलक सत्ता बिल्कुल ही कमजोर हो गई तो खिज्र खां ने उस तुगलक सत्ता को अपने अंडर ले लिया, यानी उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। और ऐसे में खिज्र खां ने नवीन वंश सैयद वंश की स्थापना कर दी, जो सल्तनत काल का चौथा वंश था, और इनका समय था 1414 से लेकर के 1421 तक। तो 1414 से लेकर के 1421 तक सुल्तान के पद पर रहते हैं खिज्र खां। खिज्र खां के बाद में जो सुल्तान बनते हैं उनका नाम है मुबारक शाह, और मुबारक शाह का समय है 1421 से लेकर के 1434 तक। मुबारक शाह सुल्तान बनते हैं, उनका समय है 1421 से लेकर के 1434 तक। अच्छा, छोटा सा एक प्रश्न और मैं आपसे पूछा होगा जिसका मैं आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगना चाहता हूं, क्योंकि पीछे की क्लास में मैंने इसके बारे में कुछ बताया। तो मुबारक शाह पर लिखी गई कौन सी पुस्तक है जो सैयद वंश की एकमात्र पुस्तक है जो सैयद वंश की जानकारी हमको देती है, और इस पुस्तक का राइटर कौन है? पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि मुबारक शाह पर लिखी गई, यानी इनके नाम से लिखी गई, मैं पुस्तक का नाम बताता हूं, तारीख ए मुबारक शाही इनके नाम पर लिखी गई एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो सैयद वंश की क्या देती है, जानकारी देती है। आपको उसके रचनाकार का नाम बताना है। ठीक है, मुबारक शाह के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम है मुहम्मद शाह, और मुहम्मद शाह का समय था 1434 से लेकर के 1443 तक।
मोहम्मद शाह का समय है 1434 से लेकर के 1443 तक, और मोहम्मद शाह के बाद में जो शासक बनेंगे उनका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह, 1443 से लेकर के 1451। ठीक है, अब इस वंश को लेकर के कुछ ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, क्योंकि इनका कार्य, जो इनकी उपलब्धि है, इतनी ज्यादा नहीं है। अकॉर्डिंग टू खिलजी सुल्तान, तुगलक सुल्तान, गुलाम सुल्तान और लोधी सुल्तान, जो हम पांचवा वंश पढ़ेंगे, तो इनकी उपलब्धियां, इनके इतने कार्य नहीं है, इसलिए छोटा सा एक वंश है जो हम बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अगर आपको इनका क्रम याद हो जाए तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्रम सभी शासकों के याद रखने हैं, सभी सुल्तानों के, इसीलिए मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि सभी सुल्तान एक साथ आपकी नोटबुक में आ जाए, ताकि आपको क्रम में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न सुल्तानों को उनके काल क्रम के अनुसार सजाइए, जिसमें से वो एक गुलाम वंश से उठा लेगा, एक खिलजी वंश से, एक तुगलक वंश से, एक लोधी वंश से, और उनको आगे पीछे क्रम में दे देगा। फिर आपको टाइमिंग पीरियड के हिसाब से उन सुल्तानों को बताना होगा। तो इसीलिए मैंने क्लास बनाई है। तो यहाँ भी आपको क्रम होना चाहिए, पहला खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह के बाद, या अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु के बाद नवीन वंश की स्थापना होती है। और अब जो पांचवा वंश आएगा सल्तनत काल का, उस वंश का नाम होगा लोधी वंश, और यह इस वंश का अंतिम वंश होगा, इस सल्तनत काल का अंतिम वंश होगा लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश का समय रहेगा 1451 से लेकर के 1526 तक। लोधी वंश का समय 1451 से 1526 तक। इस वंश का जो पहला सुल्तान होगा बहलोल लोधी। इस वंश का पहला सुल्तान बहलोल लोधी। तो अब पहला सुल्तान बहलोल लोधी है, तो इस वंश की स्थापना करने वाला भी कौन हो गया? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का समय है 1451 से लेकर के 1489। ठीक है, 1451 से लेकर के 1489 सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो सुल्तान है वो बहलोल लोधी है। ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान बहलोल लोधी है। सबसे कम समय तक शासन करने वाला उमर था, जिसका 35 दिन का ही शासन था। और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन है? बहलोल लोधी है, जो लगभग 38, ठीक है आप निकाल लेना, 38 वर्ष तक सत्ता में रहता है। 38 वर्ष तक सत्ता चलाता है बहलोल लोधी, 1451 से लेकर के 1489। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है कि सबसे लंबे समय तक किस सुल्तान ने सत्ता चलाई? तो बहलोल लोधी। सबसे कम समय तक उमर। सबसे लंबे समय तक जो वंश रहा वह कौन सा वंश था? तुगलक वंश, जो लगभग 94 वर्ष रहा था। 94 इयर्स तुगलक वंश। ठीक है, ये चीजें आप अगर आपको अगर आपको ये डेट्स याद हो जाती है तो आप ये चीजें निकाल सकते हो कि सबसे लंबे समय तक, सबसे कम समय तक, ठीक है, कौन सा वंश, कौन सा शासक जो भी है। तो सबसे लंबे समय तक सत्ता चलाने वाला बहलोल लोधी। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश जो था तुगलक वंश, 94 साल तक। बहलोल लोधी के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी का समय है 1489 से लेकर के 1517 तक। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला और फिर आगे जाकर के आगरा को अपना कैपिटल भी बनाया सिकंदर लोधी ने, जो मुगल शासकों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, और उस मुगल शासक उसे लंबे समय तक अपनी राजधानी भी बनाते हैं। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी का समय है 1517 से लेकर के 1526। यह सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था। सल्तनत काल का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। बता चुका हूं मैं, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का पहला सुल्तान, और 1526 इब्राहिम लोधी सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान। तो इस तरह से आपके पास सभी सुल्तानों के नाम आ चुके हैं, क्रम आ चुका है। ज्यादा फोकस आपको इस क्लास के लिए करना है कि वंश का संस्थापक, पहला सुल्तान, अंतिम सुल्तान, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश था। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, सबसे कम समय तक कौन था? तो वो उमर था। दिल्ली को पहली बार कैपिटल बनाने वाला इल्तुतमिश, पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान। लाहौर को कैपिटल बनाने वाला पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तैमूर लंका आक्रमण किसके समय हुआ?
नासरुद्दीन के समय हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर के 1526 1526 में एक मुस्लिम आक्रमणकारी जिसका नाम रहेगा बाबर, जो मुगल शासक होगा, आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी को एक युद्ध में पराजित कर देता है। ठीक है, उस युद्ध का नाम होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में इब्राहिम लोदी पराजित होगा और इब्राहिम लोदी के हाथ से सत्ता निकल जाएगी और दिल्ली और आगरा की सत्ता बाबर को मिल जाती है और भारत में एक नवीन वंश का उदय होता है जिसका नाम है मुगल वंश। लेकिन वो क्लास बहुत बाद में आने वाली है, अभी हम इन सभी सुल्तानों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपके पास पांचों वंश आ चुके हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है, और अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जोड़िए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर क्लासें मिल सके। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं आज की क्लास में, पिछली क्लास में, कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकें। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।